हेलो दोस्तों, आज हम देश में जातिगत आरक्षण व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से संबंधित जानकारी साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आप सभी तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचती रहें। सबसे पहले इस फैसले से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से जुड़े पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह के अपील मामले की सुनवाई में अपना ही फैसला पलट दिया है। देश में जातिगत आरक्षण व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए तय आरक्षण के अंदर भी आरक्षण लागू करने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट का ही 2004 का 5 सदस्यीय पीठ का EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में दिया फैसला पलट दिया। शीर्ष अदालत की संविधान पीठ इस तथ्य पर विचार कर रही थी कि EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 2004 के उसके फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं, जिसमें माना गया था कि अनुसूचित जातियों के बीच किसी तरह का उपविभाजन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की SC/ST जैसे आरक्षित वर्ग के समूहों को उनके परस्पर पिछड़ेपन के आधार पर विभिन्न समूहों में उपवर्गीकृत करने की शक्ति को बरकरार रखा है, ताकि ज्यादा वंचित समुदायों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। 7 जजों की पीठ ने इस केस में 6 फैसले दिए, जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा ने एक साथ और जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने 4 अलग अलग फैसले लिखे। ये सभी 5 फैसले राज्यों को उपवर्गीकरण की शक्ति देने के पक्ष में थे, जबकि जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने असहमति का फैसला दिया है। पीठ के 7 न्यायाधीशों में से 4 न्यायाधीश जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अनुसूचित जाति जनजाति के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों को उपवर्गीकरण से पहले स्थापित करना होगा कि किसी जाति या समूह का कम प्रतिनिधित्व उसके पिछड़ेपन के कारण है। राज्य को इसे साबित करने वाले आंकड़े जुटाने होंगे। पीठ ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 14 उस वर्ग के उपवर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने में उपवर्गीकरण के आवेदन को केवल अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित नहीं किया था। न्यायालय ने तब संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत लाभार्थी वर्गों पर इस सिद्धांत के लागू होने को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति के भीतर पिछड़ापन मौलिक समानता हासिल करने में एक बाधा है और उपवर्गीकरण इसे साकार करने का एक साधन है। ये टिप्पणी माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस मनोज मिश्रा की ओर से लिखे 140 पन्नों के फैसले में की। CJI ने अपने फैसले में उन सिद्धांतों का सारांश दिया जो संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत लाभार्थी वर्ग की पहचान के उद्देश्य और मानदंड को रेखांकित करते हैं। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में विशेष प्रावधानों का उद्देश्य लाभार्थी वर्ग को वास्तविक समानता प्रदान करना है। वर्ग के भीतर परस्पर पिछड़ापन वास्तविक समानता प्राप्त करने में एक बाधा है। ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य दिखाते हैं कि अनुसूचित जातियां विविधता वाली श्रेणी है। इसलिए राज्य अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत अनुसूचित जातियों में भी उपवर्गीकरण कर सकते हैं। उपवर्गीकरण वास्तविक समानता हासिल करने की दिशा में उपाय है। अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की दिशा में राज्य पर कोई रोक नहीं है। वहीं अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि राज्य को पिछड़े वर्ग के ऐसे नागरिकों जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने पर कोई रोक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15, 16 व 341 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्यों को इन जातियों में उपवर्गीकरण से रोकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, अनुच्छेद 15(4) में लाभार्थी वर्ग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। यह वाक्यांश समाजशास्त्रीय वास्तविकता की एक संवैधानिक मान्यता को स्थापित करता है कि
शैक्षणिक पिछड़ापन उस वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन के कारण होता है। मुख्य न्यायाधीश ये भी ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा गुणवत्ता के विरुद्ध नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले लोग अक्सर सिस्टम के भेदभाव के कारण प्रगति की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ पाते। सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। हालांकि राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक लाभ के आधार पर किसी खास जाति को ज्यादा आरक्षण देने के लिए सब कैटेगरी तय नहीं कर सकते और उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि ज्यादा पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि SC/ST में ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। इस वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। राज्य को क्रीमी लेयर की पहचान कर आरक्षण के दायरे से बाहर लाने की नीति बनानी चाहिए। सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। क्रीमी लेयर और मैला धोने वाले के बच्चों की तुलना सही नहीं है। राज्यों को सब कैटेगरी देने से पहले SC और ST श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी लानी चाहिए। सही मायने में समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका है। जस्टिस गवई ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि उपवर्गीकरण करते वक्त राज्य 100% सीटें उपवर्गीकरण के लिए आरक्षित नहीं कर सकता। राज्य अन्य जातियों को पूरे तौर पर बाहर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि आरक्षण का लाभ लेने के बाद सामान्य वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने वाले लोगों के वर्ग को बाहर करने के लिए समय समय पर काम किया जाना चाहिए। SC/ST आरक्षण के अंदर आरक्षण मामले में फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा, संविधान के तहत और इसके विभिन्न संशोधनों के तहत आरक्षण की नीति पर नए सिरे से विचार करने और पिछड़े वर्ग या SC/ST OBC समुदायों से संबंधित लोगों की मदद करने और उनके उत्थान के लिए अन्य तरीकों को विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने निर्णय में लिखा कि चूंकि इसके कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पिछड़े वर्गों में से कुछ आगे बढ़ गए हैं, इसलिए पिछड़े में भी पिछड़े लोगों का उत्थान करना अनिवार्य हो गया है, जिसके लिए उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। जस्टिस मित्तल ने कहा कि आरक्षण यदि कोई हो तो केवल पहली पीढ़ी या एक पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए, और यदि परिवार में किसी पीढ़ी ने इसका लाभ उठाया है और उच्च दर्जा प्राप्त किया है तो इसका लाभ तार्किक रूप से दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। राज्य को देखना चाहिए कि आरक्षण के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य श्रेणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आई है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कोई नई पद्धति विकसित या अपनाई नहीं जाती तब तक आरक्षण की मौजूदा प्रणाली किसी वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, के उपवर्गीकरण की अनुमति देने की शक्ति जारी रह सकती है, क्योंकि मैं एक नई इमारत खड़ी किए बिना किसी मौजूदा इमारत को गिराने का सुझाव नहीं दूंगा। जस्टिस मित्तल ने भगवद गीता और रामचरितमानस स्कंद पुराण का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राचीन भारत में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा, वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करना एक सामाजिक दोष था जो समय के साथ बढ़ता गया और इसे अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि इसने समाज को विभाजित किया और भेदभाव और असमानता को जन्म दिया। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरह लागू होता है जैसे यह OBC पर लागू होता है, परंतु अनुसूचित जातियों के मानदंड OBC पर लागू मानदंडों से अलग हो सकते हैं। जस्टिस विक्रमनाथ ने भी कहा, अन्य पिछड़े वर्गों की तरह क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन मानदंड अलग होने चाहिए। वहीं जस्टिस शर्मा ने कहा कि SC/ST समुदायों के लिए क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए एक संवैधानिक आदेश की आवश्यकता है। 7 जजों की पीठ में एकमात्र जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने इस मामले में असहमति वाला फैसला दिया। जस्टिस त्रिवेदी ने 85 पेज के फैसले में कहा, केवल संसद किसी जाति को SC सूची में शामिल या बाहर कर सकती है, राज्यों को इसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। SC एक जैसी जातियों का वर्ग है जिसमें आगे उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत राज्यों के पास SC के रूप में सूचीबद्ध जातियों, नस्लों या जनजातियों को विभाजित, उपविभाजित, उपवर्गीकृत या पुनर्समूहित करके आरक्षण प्रदान करने या किसी विशेष जाति को ऐसा आरक्षण देने के लिए कानून बनाने की कोई विधायी क्षमता नहीं है। राज्यों द्वारा उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ करने के समान होगा। इस मामले को समझने के लिए प्रकरण की पृष्ठभूमि की जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए अब इस विषय से जुड़े घटनाक्रम पर बात करते हैं। सन 1975 में पंजाब सरकार ने राज्य के सबसे पिछड़े समुदायों में से 2 वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों को
एससी आरक्षण में प्राथमिकता देने के लिए अनुसूचित जातियों के मौजूदा 25% आरक्षण को 2 श्रेणियों में विभाजित करते हुए एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के अनुसार एससी श्रेणी के लिए आरक्षित इन सीटों में से आधी सीटें वाल्मीकियों और मजहबी सिखों को दी जानी थी तथा आरक्षित सीटों का दूसरा आधा हिस्सा एससी श्रेणी के भीतर शेष समूहों के लिए था। यह अधिसूचना 31 वर्षों तक प्रभावी रही, जब तक कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने आंध्र प्रदेश में इसी तरह के कानून को खारिज नहीं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया मामले में फैसला सुनाया कि एससी श्रेणी के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति नहीं है। ईवी चिन्नैया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, राज्य सरकारें लोगों के किसी भी समूह को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकती हैं। अनुच्छेद 341 के अनुसार ये शक्ति पूरी तरह से राष्ट्रपति के पास है। दूसरा, अनुसूचित जाति की पूरी श्रेणी एक सजातीय समूह है, जैसा कि अनुच्छेद 341 के तहत निर्धारित किया गया है। इसका मतलब ये था कि एक सजातीय समूह के भीतर किसी भी उपवर्गीकरण के परिणामस्वरूप एक ही वर्ग के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा, जिससे समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इस फैसले के आधार पर वर्ष 2006 में डॉक्टर किशन पाल बनाम पंजाब राज्य मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य की वर्ष 1975 की अधिसूचना को रद्द कर दिया। हालांकि उसी साल पंजाब सरकार ने फिर से पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया, जिससे वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों के लिए आरक्षण में पहली प्राथमिकता फिर से शुरू हो गई। इस अधिनियम को गैर वाल्मीकि गैर मजहबी सिख एससी समुदाय के सदस्य दविंदर सिंह ने चुनौती दी थी, जिसके पश्चात वर्ष 2010 में माननीय उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। इस अपील पर सुनवाई कर रही 3 न्यायाधीशों की पीठ ने वी चिन्नैया के फैसले का परीक्षण करने के लिए मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया। दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के इस मामले पर वर्ष 2020 में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की। इस पीठ में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल थे। इस मामले में संविधान पीठ ने यह माना कि अदालत के 2004 के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। फैसले में कहा गया कि अदालत और राज्य मूक दर्शक नहीं बन सकते और वास्तविकताओं से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। साथ ही यह भी कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में असमानताएं हैं। चूंकि इस बेंच में ईवी चिन्नैया मामले की तरह 5 न्यायाधीश शामिल थे, तदनुसार 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह ईवी चिन्नैया मामले पर फिर से विचार करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके पश्चात मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। 1 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 6 फरवरी 2024 के लिए पुनर्निर्धारित की। 3 दिनों की सुनवाई के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। 1 अगस्त 2024 को शीर्ष अदालत ने 6-1 के बहुमत से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के साथ उपवर्गीकरण की वैधता को बरकरार रखा।